नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सोनी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम पॉलिटी विषय में अध्ययन रखें। पॉलिटी में हमारा विषय चल रहा था प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद पढ़ा। उसके बाद में हमने प्रधानमंत्री टॉपिक शुरू किया था, तो उसको हम आगे बढ़ाते हैं प्रधानमंत्री टॉपिक को। प्रधानमंत्री में आज हम भारतवर्ष में जितने प्रधानमंत्री हुए हैं उनके शासनकाल के बारे में कुछ प्रमुख जानकारियाँ प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री बने, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने भाई 15 अगस्त 1947 को, और उसके बाद में ये लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री रहे 1964 तक। तो सबसे पहले इनके बारे में जो प्रमुख बात आती है वो यही आती है कि सर्वाधिक समय तक भारत के क्या रहे प्रधानमंत्री। सर्वाधिक समय तक भारत के क्या रहे प्रधानमंत्री रहे। 16 वर्ष 9 माह 13 दिन लगभग ये भारत के क्या रहे प्रधानमंत्री, और ये सर्वाधिक समय तक भारत के क्या रहे विदेश मंत्री भी रहे। जब तक भारत के प्रधानमंत्री रहे तब तक ये भारत के विदेश मंत्री के रूप में भी इन्होंने काम किया। लगभग 17 वर्ष प्रधानमंत्री रहे, विदेश मंत्री रहे। तो भारत की विदेश नीति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। भारत की विदेश नीति के जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही माना जाता है। इनके अलावा भारत के विकास के योजनाकार, भारत के विकास के योजनाकार के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा इन्हें भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का जनक माना जाता है। पंचवर्षीय योजनाओं का जनक, इनके शासनकाल में ही भारत में पंचवर्षीय योजनाएं शुरू हुई थी। तो भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का जनक जवाहरलाल नेहरू को ही माना जाता है। इसके अलावा एशियाई खेलों का जनक भी, एशियाई खेलों का जनक, इनकी अगुवाई में एशियाई खेलों की शुरुआत हुई। तो एशियाई खेलों का जनक के तौर पर भी JL नेहरू को ही जाना जाता है। बात करें इनके उपनाम तो चाचा नेहरू, उपनाम चाचा नेहरू के रूप में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय रहे जवाहरलाल जी नेहरू। और इसके अलावा पंडित जी, ये इनके उपनाम रहे हैं। और भारत में सर्वाधिक समय तक प्रधानमंत्री के रूप में काम किया। सबसे ज़्यादा सर्वाधिक समय तक विदेश मंत्री के रूप में काम किया। विदेश नीति के भारत के जनक माने जाते हैं। भारत के विकास के योजनाकार के रूप में जाना जाता है। पंचवर्षीय योजनाओं के जनक के तौर पर भी, और एशियाई खेलों का जनक भी माना जाता है। भारत के प्रथम मनोनीत और उसके बाद में प्रथम निर्वाचित PM यानी प्रधानमंत्री बने। इन्होंने 4 बार शपथ ग्रहण की। कितनी बार? 4 बार शपथ ग्रहण की। पहली बार मनोनीत और उसके बाद में 3 बार लोकप्रिय प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली इन्होंने। तो ये भी इनके बारे में आपको ध्यान में रखना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में अगर और बात करें, राष्ट्रीय स्वतंत्रता जो संग्राम की लड़ाई चल रही थी, तो उस दौरान आपको पता है इन्होंने 1923 में भाई ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव भी बने थे। अखिल भारतीय जो कांग्रेस कमेटी है उसके 1923 में महासचिव बनाए गए थे। और 1929 में आपको पता है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो लाहौर अधिवेशन के क्या रहे अध्यक्ष रहे, और इनकी अध्यक्षता में ही पहली बार पूर्ण स्वराज्य की क्या की गई थी, मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई लाहौर अधिवेशन में। और बात करें इनके बारे में तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही 1938 में इनके नेतृत्व में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था। राष्ट्रीय योजना समिति बनी थी। तो राष्ट्रीय योजना समिति का क्या किया गया था, गठन किया गया था इनके नेतृत्व में ही, यानी राष्ट्रीय योजना समिति के ये अध्यक्ष रहे थे। उसके बाद में आपको पता है 2 सितंबर 1946 को
इनके नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, ये बातें आपको ध्यान है। तो अंतरिम सरकार का गठन भी इनके नेतृत्व में किया गया था 2 सितंबर 1946 को। ज़्यादातर बातें इनमें से आप लोग जानते भी हैं। आगे बात करें, जब संविधान सभा का निर्माण किया जा रहा था, संविधान सभा में इनको संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति का क्या बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये 2 समितियों के अध्यक्ष भी रहे थे, ये भी बात ध्यान में रखें भाई। उसके बाद में आगे बात करें तो इनके शासनकाल में 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर का भारत में विलय किया गया था। जम्मू एंड कश्मीर का भारत में क्या किया गया, विलय किया गया था। तो 26 अक्टूबर 1947 को हमारे देश के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, तो इनके शासनकाल में जम्मू कश्मीर का भारत में विलय किया गया। जब ये प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो भारत में बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों IIT, IIM और इसके अलावा एम्स जो बड़े संस्थान हैं, इनकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। तो भारत में बड़े शिक्षण संस्थानों की स्थापना में इनका बहुमूल्य योगदान रहा। IIT, IIM और एम्स की स्थापना में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। इनके शासनकाल की अगर और बात करें जवाहरलाल नेहरू के बारे में, तो इन्होंने भारत नेपाल मित्रता संधि, इनके काल में ही भारत नेपाल मित्रता संधि हुई 1950 में। कब हुई, 1950 में। और भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान की स्थापना भी इनके कार्यकाल में ही हुई, स्थापना इनके शासनकाल में ही हुई थी। तो ये भी ध्यान रखेंगे, भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान की स्थापना भी भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनके शासनकाल में ही हुई थी। भारत नेपाल मित्रता संधि हुई 1950 में, इनमें महत्वपूर्ण योगदान रहा JL नेहरू का। इनके शासनकाल की बात करें तो जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था, तो आज़ादी के पश्चात इन्होंने जो अपना प्रथम भाषण दिया था, आज़ादी के पश्चात प्रथम भाषण, आज़ादी के बाद प्रथम भाषण, इनको किस रूप में जाना जाता है, तो भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट, भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट के रूप में इस भाषण को जाना जाता है। एक बार KBC जो कौन बनेगा करोड़पति है, उसमें भी ऐसा प्रश्न पूछा गया है, भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट निम्न में से किस प्रधानमंत्री या किस व्यक्तित्व का प्रमुख भाषण है, तो ये जवाहरलाल नेहरू का भाषण है भाई। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके पश्चात इन्होंने ये भाषण दिया था भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट के नाम से। आगे बात करें तो जब ये हमारे देश के प्रधानमंत्री थे तो जून 1951 में भारत में प्रथम संविधान संशोधन हुआ था। क्या हुआ, प्रथम संविधान संशोधन हुआ था। और 1951 में अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक भारत में पहली बार क्या हुए थे, प्रथम आम चुनाव हुए। तो आपको पता है भारत के प्रधानमंत्री थे मनोनीत प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। तो पहली बार भारत में प्रथम आम चुनाव हुए। तो इन आम चुनावों में पहली बार किसकी सरकार बनी, कांग्रेस सरकार बनी, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी तो इसकी अगुवाई किसने की, इसका नेतृत्व किसने किया, तो वो भी नेहरू जी ने किया था। ये भी ध्यान रखेंगे, पहली बार लोकप्रिय सरकार का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री भी कौन रहे, जवाहरलाल नेहरू। और लगातार 3 बार फिर आगे जाकर 1952, 1957 और 1962 में इनके नेतृत्व में ही भारत में कांग्रेस पार्टी की सरकार निरंतर आगे कार्य करेगी।
तो ये भी इनके शासनकाल के बारे में आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में इनके शासनकाल में ही 1953 में राष्ट्रपति ने एक पिछड़े वर्गों की स्थिति का आकलन करने के लिए एक आयोग गठित किया। पिछड़े वर्गों की स्थिति का आकलन करने के लिए आयोग बनाया गया था काका कालेलकर की अध्यक्षता में। काका कालेलकर की अध्यक्षता में काका कालेलकर आयोग गठित किया गया था। 1955 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला था। और 1953 में ही 22 दिसंबर 1953 को ही भारत में पहली बार राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया था। जस्टिस फजल अली इसके अध्यक्ष थे, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पन्नीकर इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। और राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर ही भारत में फिर आपको पता है आगे जाकर राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था और 7वां संविधान संशोधन 1956 पारित हुआ था। और उसके अनुसार भारत में 14 राज्य और कितने 6 केंद्र शासित प्रदेश 1 नवंबर 1956 को थे। तो ये भी ध्यान रखेंगे। राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया था। तो भारत में भाषाई पुनर्गठन आधार रखें या न रखें, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके लिए इसका गठन किया गया था। और भाषा के आधार पर जो पहला राज्य गठित हुआ था वो कौन सा था, आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था, आंध्र प्रदेश। तो राज्य पुनर्गठन आयोग ध्यान रखेंगे किनके शासनकाल में गठित हुआ था, जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में गठित हुआ था। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये ध्यान रखेंगे, इनके शासनकाल की बात है भाई। उसके बाद में एक पंचशील समझौता हुआ इनके शासनकाल में। कौन सा समझौता हुआ, पंचशील समझौता। और ये पंचशील समझौता कब हुआ था, तो ये पंचशील समझौता 28 अप्रैल 1954 को 28 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौता हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था, तो ये पंचशील समझौता हुआ था, भारत के पीएम थे भाई जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री थे चाउ एन लाई। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांत को मद्देनजर रखते हुए सीमा संबंधी जो विवाद है उसको समाप्त करने के लिए आपसी भाईचारा और एकता स्थापित करने के उद्देश्य से चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के साथ में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 28 अप्रैल 1954 को कौन सा समझौता किया था, पंचशील समझौता किया था। और 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में भारत में पहली बार प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किया गया था। राष्ट्रपति ने इसका गठन किया था। तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। भाषा आयोग का क्या किया, इन्होंने गठन किया था। तो ये भी ध्यान में रखेंगे भाई। उसके बाद में इनके शासनकाल की अगली जो बात देखें, 1958 में पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे फिरोज खान नून और भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, दोनों के बीच में एक समझौता हुआ, नेहरू नून समझौता हुआ। और इस समझौते के अंतर्गत जो बेरुबारी क्षेत्र था, पश्चिमी बंगाल का जो क्षेत्र है बेरुबारी, वहाँ पर था ये बेरुबारी, किसको दिया था, पाकिस्तान को दिया गया था। 9वां संविधान संशोधन किया गया था, इसके लिए पाकिस्तान को दिया गया। 9वां संविधान संशोधन 1960 के अंतर्गत फिर ये बेरुबारी क्षेत्र किसके अधीन कर दिया गया था, पाकिस्तान को दे दिया गया था। क्योंकि आपको पता है जब भारत अपनी भूमि किसी दूसरे राष्ट्र को देना चाहे तो इसके लिए भारतीय संविधान में क्या करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा, और वो भी अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत। तो ये समझौता तो 1958 में हो गया था, लेकिन इसको फिर आगे जाकर इसके ऊपर रोक लगा दी गई थी। फिर संविधान में संशोधन किया, तब जाकर ये समझौता लागू हुआ था 1960 में। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री फिरोज खान नून के साथ में नेहरू ने समझौता किया, जिसको नेहरू नून समझौते के रूप में जाना जाता है। उसके बाद में और बात करें तो बीच में एक बात रह गई भी, ये जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सह संस्थापक थे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के क्या थे, सह संस्थापक थे। यानी इन्होंने
कुछ प्रमुख व्यक्तियों के साथ में मिलकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी थी। तो सह संस्थापक इनके साथ कौन कौन रहे? तो मिस्र के अब्दुल नासिर, इसके अलावा भारत के JL नेहरू, इंडोनेशिया के सुकर्णो, 5 व्यक्ति थे जिन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी थी। इंडोनेशिया के सुकर्णो, इसके अलावा घाना के वामे एनक्रुमा, और इसके अलावा एक और थे भाई यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो। ये 5 व्यक्ति थे जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सह संस्थापक माने जाते हैं, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री भी शामिल थे। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो नींव पड़ी थी वो बांडुंग सम्मेलन में पड़ी थी। बांडुंग इंडोनेशिया में पड़ता है, जकार्ता में। बांडुंग सम्मेलन 1955। तो बांडुंग सम्मेलन 1955 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी थी, और नींव रखने वाले ये 5 लोग थे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सह संस्थापकों में हमारे भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का भी स्थान माना जाता है। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन का आपको पता है प्रथम सम्मेलन कब हुआ? 1961 में। कहाँ हुआ? बेलग्रेड में। कहाँ हुआ? बेलग्रेड। ये भी ध्यान रखेंगे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन इसका 7वां सम्मेलन हमारे भारत में हुआ था भाई, दिल्ली में। 7वां कहाँ हुआ था? दिल्ली में। कब? 1983 में, जब हमारे देश की प्रधानमंत्री थी कौन? श्रीमती इंदिरा गांधी। तो भारत में एकमात्र गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था दिल्ली में 1983 में। ये भी साथ में आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में आगे शासनकाल की बात करें जवाहरलाल नेहरू के, तो इनके शासनकाल में ही 19 सितंबर 1960 को सिंधु जल समझौता हुआ था। सिंधु नदी जल समझौता विश्व बैंक की मध्यस्थता से सिंधु जल समझौता हुआ था वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से। ये सिंधु जल समझौता सिंधु नदी के जल को लेकर था। किस किस के बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता हुआ था। और इस सिंधु जल समझौते के अंतर्गत पाकिस्तान सिंधु नदी का जो जल है, सिंधु नदी के जल का 80% प्रयोग कर सकता है। पाकिस्तान सिंधु नदी के जल का कितना प्रतिशत? 20% प्रयोग करेगा, और भारत कितना? 20% प्रयोग कर सकता है। सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियां हैं भाई, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, और एक हो गई सिंधु। तो ऊपर वाली जो 3 नदियां हैं सिंधु, झेलम और चिनाब, उसका 80% जल का प्रयोग करेगा कौन? पाकिस्तान। 20% का प्रयोग करेगा कौन? भारत। और नीचे वाली जो 3 नदियां बच गई, रावी, व्यास और सतलुज, उसका 80% भारत प्रयोग करेगा और 20% पाकिस्तान प्रयोग करेगा। ये था कौन सा समझौता? सिंधु जल समझौता। ये विश्व बैंक की मध्यस्थता से ये समझौता हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में आगे और बात देखें तो 1955 में ये भारत रत्न से सम्मानित हुए। पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या मिला भाई? भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित हुए कौन? भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद में इनके शासनकाल की और बातें देखें तो 20 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध क्या हुआ इनके शासनकाल में? भारत चीन युद्ध हुआ। भारत चीन युद्ध हुआ तो इस स्थिति में भारत में पहली बार क्या लगा? आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। पहली बार भारत में क्या लगाया गया भी? राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। किस कारण लगा? भारत चीन युद्ध के कारण पहली बार
राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में 20 अक्टूबर 1962 को। इस समय हमारे देश के राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ये बात भी इनके शासनकाल के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। आपको पता है 1957 में भारत में बलवंत राय मेहता के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया था और इसने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की थी। त्रिस्तरीय पंचायती राज की क्या की थी? सिफारिश की। त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की और इसकी सिफारिशों के आधार पर फिर भारत में 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से किसकी शुरुआत हुई? पंचायती राज की शुरुआत की गई। पंचायती राज की शुरुआत हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद इसका उद्घाटन करने कहाँ आए थे? नागौर के बगदरी गांव में, जो वर्तमान में एक स्मारक एक चबूतरे के रूप में बना हुआ है, वहां आए थे भाई JL नेहरू। तो 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ हुआ, शुरुआत हुई। किसके द्वारा? JL नेहरू के द्वारा। तो ये इनके शासनकाल के बारे में ध्यान में रखना है। कहाँ से शुरुआत हुई तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है, आप जानते हैं। वे राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से, बगदरी गांव से। उसके बाद में अगर और बात करें, 1961 में जब भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो गोवा दमन दीव जो क्षेत्र है, इसकी मुक्ति के लिए पुर्तगालियों का कब्जा हुआ करता था यहाँ पर। तो गोवा दमन दीव को मुक्त कराने के लिए पुर्तगालियों के कब्जे से मुक्त कराने के लिए इन्होंने ऑपरेशन विजय चलाया था। भारतीय सेना के द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया था? ऑपरेशन विजय। और ऑपरेशन विजय के अंतर्गत गोवा दमन दीव को पुर्तगालियों के कब्जे से क्या करवाया था? मुक्त करवाया गया था। और इसके बाद में 1962 में 12वां संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया था। तो ये ध्यान रखना है। 12वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था भाई? गोवा से संबंधित था। पुर्तगालियों के कब्जे से मुक्त कराने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय नामक एक अभियान चलाया था। इनके शासनकाल की और बातें करें तो 1963 में भारत में पहली बार इनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। क्या लाया गया? अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। और लाने वाले भी भाई कौन थे? JB कृपलानी, आचार्य JB कृपलानी कांग्रेस पार्टी के किसी समय अध्यक्ष रहे और जब इनको अध्यक्ष नहीं बनाया गया तो नाराज हो गए। उसके पश्चात ये नेहरू जी के विरुद्ध ही क्या लेकर आ गए? अविश्वास प्रस्ताव इनके विरुद्ध लाया गया था, लेकिन ये अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। ये भी ध्यान में रखना है। और नेहरू जी के जो प्रमुख पुस्तकें हैं वो भी ध्यान रखें भाई। प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हैं? ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, कह सकते हैं विश्व इतिहास की झलक 1933 में इन्होंने ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास की झलक नामक पुस्तक लिखी। और इसके अलावा भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज 1955 में। इनकी एक आत्मकथा भी है, मेरी कहानी। आत्मकथा है, क्या नाम है? मेरी कहानी नामक आत्मकथा है। 1929 में एक पुस्तक और लिखी थी, वो ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, पिता की पत्र पुत्री के नाम। लेकिन मुख्य रूप से ये तीनों आप ध्यान रखें, विश्व इतिहास की झलक, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, भारत की खोज 1955 में,
लिखी गई और इसको अंग्रेजी में डिस्कवरी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। आत्मकथा भी ध्यान रखेंगे, किस प्रधानमंत्री की आत्मकथा का नाम मेरी कहानी है, JL नेहरू की का जो आत्मकथा है उसका नाम है। यह आपको ध्यान में रखना है भाई। और उसके बाद में इनकी मृत्यु हुई कब? 27 मई 1964। 1964। तो इनका समाधि स्थल भी ध्यान रखें, शांतिवन। समाधि स्थल किस नाम से जाना जाता है? शांति वन के नाम से जाना जाता है। ये कुछ प्रमुख बातें हैं भारत के प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री JL नेहरू के बारे में, उनके शासनकाल के बारे में। एक बार मैं पुनः इसको रिपीट करवा देता हूं ताकि आपके सामने जो भी बातें आई हैं एक बार आपके दिमाग में पुनः रिपीट हो जाएं। प्रधानमंत्री हमारा विषय चल रहा था पिछली क्लास से ही। आज हम प्रधानमंत्री विषय को आगे बढ़ाते हैं। प्रमुख प्रधानमंत्रियों के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं JL नेहरू को। 1947 से 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। हालांकि अंतरिम सरकार में 2 सितंबर 1946 को ही इनके नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के पश्चात ये हमारे देश के सर्वेसर्वा बन गए। सर्वाधिक समय तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, सर्वाधिक समय तक भारत के विदेश मंत्री रहे। पंडित जी और चाचा नेहरू के उपनाम से इनको जाना जाता है। भारत की विदेश नीति का जनक, भारत के विकास के योजनाकार के रूप में, पंचवर्षीय योजनाओं के जनक के रूप में, एशियाई खेलों के जनक के रूप में, प्रथम मनोनीत, प्रथम निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया था। शासनकाल के दौरान 4 बार शपथ ली थी इन्होंने। 1923 में कांग्रेस पार्टी के महासचिव रहे। 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की इन्होंने। और रावी नदी के तट पर आपको पता है 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि को इन्होंने भारत का तिरंगा फहराया था और किसकी मांग की थी? पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। 1938 में इनके नेतृत्व में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था। जब हरिपुरा अधिवेशन हुआ था गुजरात में सुभाष चंद्र बोस जी की अध्यक्षता में, तो इनके नेतृत्व में राष्ट्रीय योजना समिति गठित की गई थी। 2 सितंबर 1946 को भारत में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। तो इस अंतरिम सरकार का इन्होंने क्या किया था भाई? नेतृत्व किया था। इसके उपाध्यक्ष थे, अध्यक्ष लॉर्ड वेवेल थे। संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति का इनको अध्यक्ष बनाया गया था। 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर का भारत में विलय किया गया था। तो इसके पीछे भी JL नेहरू की प्रमुख भूमिका रही। भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना में प्रमुख योगदान रहा। IIT, IIM और एम्स जैसी जो संस्थाएं थी। भारत नेपाल मित्रता संधि 1950 हुई, तो इसमें भी इनका प्रमुख योगदान रहा। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान की स्थापना में इनका प्रमुख योगदान रहा। आज़ादी के बाद जो पहला भाषण दिया गया था, भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, वो भी JL नेहरू का ही था। 1951 में इनके शासनकाल में भारत में पहला अमेंडमेंट हुआ, संविधान संशोधन किया गया। अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 के बीच में भारत में पहले आम चुनाव हुए, कांग्रेस की सरकार बनी और लगातार फिर आगे जाकर प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ जो आम चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस पार्टी की ही सरकार बनेगी। तो इनके नेतृत्व में भारत में पहली बार आम चुनाव हुए और अपने नेतृत्व को इन्होंने बरकरार रखा और कांग्रेस पार्टी का लंबे समय तक नेतृत्व किया। 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में पिछड़े वर्गों की स्थिति का आकलन करने के लिए एक आयोग गठित किया था। 1955 में इन्होंने अपनी सिफारिशें की, लेकिन कोई इसका रिजल्ट नहीं निकला था। और 22 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की जो मांग उठ रही थी उसको ध्यान में रखने के लिए, और फिर इसकी सिफारिश पर आगे जाकर फिर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित होगा। 7वां संविधान संशोधन 1956 के अंतर्गत भारत में 14 राज्यों 6 केंद्र शासित प्रदेश निर्धारित किए गए। और आपको पता है 1953 में भाषा के आधार पर जो भारत का पहला राज्य गठित हुआ था वो आंध्र प्रदेश हुआ था, क्योंकि यहाँ पर दिसंबर 1952 में एक बड़ा आंध्र प्रदेश में जो कहने का मतलब दक्षिण में जो मद्रास प्रांत था, तेलुगु भाषी प्रांत को लेकर एक अलग राज्य की मांग छिड़ी थी। और वहाँ पोट्टी श्रीराम मुल्लुक के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन हुआ था, अनशन किया था उन्होंने। उसके पश्चात उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उसकी मृत्यु के बाद में आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य बना था। पंचशील समझौता किया चीन के प्रधानमंत्री के साथ में। 1954 में बीजी खेर की अध्यक्षता में राष्ट्रपति ने प्रथम भाषा आयोग का गठन किया था। 1958 में फिरोज खान नून और नेहरू के बीच में
नेहरू नून समझौता हुआ, बेरुवारी क्षेत्र था पाकिस्तान को दिया गया था, संविधान में संशोधन किया गया था, 9वां संविधान संशोधन 1960 में, और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सह संस्थापकों में से एक थे। अन्य जो साथी थे इनके मिस्र के नासिर, इंडोनेशिया के सुकर्णो, घाना के वामे नक्रुमा, युगोस्लाविया के जोसेफ ब्राज टिटो। बांडुंग सम्मेलन में इसकी नींव रखी गई थी। पहला सम्मेलन इसका बेलग्रेड में हुआ था 1961 में। 7वां सम्मेलन भारत में एकमात्र हुआ दिल्ली में 1983 में। और सिंधु जल समझौता हुआ 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान के बीच में। पाकिस्तान सिंधु नदी के जल का 80% प्रयोग कर सकता है, भारत केवल 20% ही करेगा भी, ये तय हुआ था। 1955 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 20 अक्टूबर 1962 को भारत में भारत चीन युद्ध की स्थिति के दौरान पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। और 1957 में बलवंत राय मेहता जो समिति गठित की गई थी, इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की मांग की थी, सिफारिश की। और फिर 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का शुभारंभ किया गया जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से। 1961 में गोवा दमन दीव को पुर्तगालियों के कब्जे से मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया। और 1962 में फिर गोवा के लिए 12वां संविधान संशोधन किया गया। 63 में पहली बार इनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए जेबी कृपलानी, लेकिन ये पारित नहीं हुआ था। और प्रमुख पुस्तकें हैं विश्व इतिहास की झलक, भारत की खोज, आत्मकथा मेरी कहानी। 64 में मृत्यु हो जाएगी और इनका समाधि स्थल क्या है? शांति वन। जब मृत्यु हो जाएगी तो मृत्यु के पश्चात, मृत्यु के बाद में कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए कौन? कार्यवाहक पीएम गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा 27 मई 1964 से लेकर 9 जून 1964 तक रहेंगे। प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने? गुलजारी लाल नंदा बने थे, ये आप ध्यान में रखेंगे। नेहरू की मृत्यु के बाद में जो हमारे पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने गुलजारी लाल जी नंदा बने थे 27 मई 1964 से 9 जून 1964 के बीच में। गुलजारी लाल नंदा के बारे में पहली बात होगी, प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। दूसरी बात आप ध्यान रखेंगे, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष रहे। योजना आयोग के क्या रहे? प्रथम उपाध्यक्ष, प्रथम उपाध्यक्ष रहे। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष रहे गुलजारी लाल नंदा। और इन्होंने 1963 से 1966 तक देश के गृह मंत्री के रूप में कार्य किया, गृह मंत्री के रूप में कार्य किया था। और उसके बाद में 1964 में हमारे देश के जो दूसरे प्रधानमंत्री आएंगे वो कौन आएंगे? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के क्या बने? प्रधानमंत्री बने 1964 से लेकर 1966 तक। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में आपको ये ध्यान रखना है भाई, इन्हें शांति का दूत, शांति का दूत के नाम से जाना जाता है। गुदड़ी का लाल भी कहा जाता है, शांति का दूत के नाम से जाना जाता है लाल बहादुर शास्त्री को। और इनका प्रसिद्ध नारा था जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। भारत के बहुत ही शानदार प्रधानमंत्री रहे भाई, विराट व्यक्तित्व के धनी थे, विराट व्यक्तित्व, और काफ़ी सादगी भरा जीवन था इनका। विराट व्यक्तित्व और सादगी भरे व्यक्ति थे। मात्र 5 फीट इनकी ऊंचाई थी, ये जो इनकी हाइट थी वो कितनी थी? मात्र 5 फुट के व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री। भारतीय लोगों में सबसे ज़्यादा सम्मानित जो प्रधानमंत्री रहे वो लाल बहादुर शास्त्री रहे। प्रसिद्ध नारा जय जवान जय किसान का और शांति का दूत और गुदड़ी के लाल के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये हमारे देश के गृह मंत्री और विदेश मंत्री रहे। प्रधानमंत्री बनने से पहले भारत के गृह मंत्री और विदेश मंत्री के रूप में इन्होंने काम किया। और उसके बाद में 1965 में कच्छ के रण के लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद हुआ और क्या हुआ भाई? युद्ध हो गया, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। और इसमें
भारत क्या हो गया भाई, विजयी हुआ। कच्छ के रण को लेकर 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, और इसमें भारत क्या हुआ था, विजयी हुआ था। उसके बाद में भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने के लिए, खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने के दृष्टिकोण से इनके शासनकाल में हरित क्रांति की शुरुआत इनके शासनकाल में ही मानी जाती है, लेकिन आगे जाकर जब इनकी मृत्यु हो जाएगी तो इसको जो व्यापक रूप प्रदान करेंगी वो इंदिरा गांधी प्रदान करेंगी, तो उनको ज़्यादा श्रेय मिलता है हरित क्रांति का। लेकिन लाने का जो हरित क्रांति का जो विचार है सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही देखा गया था। तो क्यों? क्योंकि भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा हुआ था, तो खाद्यान्न के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में इन्होंने हरित क्रांति जैसी बड़ी योजना थी, इसको अपनाया था। और उसके बाद में ताशकंद समझौता होगा। ताशकंद समझौता, उज्बेकिस्तान की राजधानी थी ताशकंद समझौता कब हुआ? 10 जनवरी 1966। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हुआ। सोवियत संघ का एक शहर पड़ता था उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। और ये किस किस के बीच में हुआ था? तो एक तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जनरल थे अयूब खान। पाकिस्तान के जनरल जनरल अयूब खान के बीच में ताशकंद समझौता हुआ सोवियत संघ की मध्यस्थता से ये समझौता हुआ। न चाहते हुए भी भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को ताशकंद समझौते के अंतर्गत वो सभी बातें माननी पड़ी जो इनको नहीं माननी चाहिए थी। इसका इनको काफ़ी ज़्यादा आघात भी लगा भाई। ताशकंद समझौते में सोवियत संघ के दबाव के कारण इन्होंने ये समझौता किया था। और फिर इसी रात्रि को इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी ताशकंद में। 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में ही इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु। ताशकंद में ही इनकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। तो प्रथम और एकमात्र पीएम, एकमात्र प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु कहाँ हुई? विदेश में। जिनकी मृत्यु कहाँ हुई? विदेश में, यानी दूसरे देश में हुई। ताशकंद समझौता हुआ और उसी रात्रि को ताशकंद में इनकी क्या हो गई थी? ऐसा कहा जाता है कि हृदयाघात के कारण इनकी मृत्यु हुई थी। बाकी ऐसी वर्तमान तक तो कोई चीज़ें सामने आई नहीं है, रहस्य में ही मानी जाती है वही मृत्यु, लेकिन मानना पड़ेगा कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? ताशकंद में ही हुई थी। और अभी तक एकमात्र और पहले ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु कहाँ हुई है? विदेश में हुई है। और इनको फिर मरणोपरांत जिस व्यक्ति को सबसे पहले भारत रत्न दिया गया वो शास्त्री जी को दिया गया था। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति 1966 में मरने के बाद में इनको क्या दिया गया था? भारत रत्न सम्मान दिया गया था। और इनका जो समाधि स्थल वो विजय घाट के रूप में जाना जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये बातें ध्यान में आ गई होंगी। जब इनकी मृत्यु हुई तो मृत्यु के पश्चात पुनः गुलजारी लाल नंदा एक बार फिर सामने आए। गुलजारी लाल नंदा, तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे भारत के दूसरे कार्यवाहक क्या बने? प्रधानमंत्री बने। पहली बार भी यही बने और दूसरी बार भी गुलजारी लाल नंदा ही देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। और अब की बार भी नौबत यही आ गई थी कि प्रधानमंत्री की पद पर रहते हुए क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। गुलजारी लाल नंदा के बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है 1997 में इनको भारत रत्न से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। भारत रत्न से सम्मानित, पता नहीं इसके इंतजार में ही बैठे थे क्या?
भारत रत्न के इंतजार में अगले वर्ष फिर इनकी क्या हो जाएगी, मृत्यु भी हो जाएगी। तो 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया गुलजारी लाल नंदा को। आपात स्थिति में भारत का नेतृत्व किया भाई, तो इनको मिलना ही था, संकट मोचक रहे, इस प्रकार से मान सकते हैं आप। और इनका जो समाधि स्थल है, समाधि स्थल, तो समाधि स्थल कौन सा है, समाधि स्थल नारायण घाट के नाम से जाना जाता है, नारायण घाट। ये ध्यान में रखना। एक बार पुनः रिपीट कर लें आप जो हमने देखा है। यहाँ हमने देखा कि जब नेहरू जी की मृत्यु हो जाएगी तो गुलजारी लाल नंदा को भारत का पहला कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। योजना एक के पहले उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया था इन्होंने, भारत के गृह मंत्री के रूप में कार्य किया इन्होंने। उसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री हमारे अगले प्रधानमंत्री बनेंगे, जिनको शांति का दूत, गुदड़ी का लाल के रूप में जाना जाता है। जय जवान जय किसान इनका प्रसिद्ध नारा था। विराट व्यक्तित्व के, उदार व्यक्तित्व के, धनी सादगी से भरे हुए प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। मात्र 5 फीट इनकी हाइट हुआ करती थी। भारतीय लोगों में सबसे ज़्यादा सम्मानित प्रधानमंत्री के तौर पर जाने जाते हैं लाल बहादुर शास्त्री। और बात करें, भारत के गृह मंत्री और विदेश मंत्री के रूप में इन्होंने काम किया। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ कच्छ के रण को लेकर, और उसमें भारत क्या हो गया भाई, विजय हो गया। और खाद्यान्न के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में इन्होंने हरित क्रांति जैसी जो योजना है इसको अपनाया। और फिर ताशकंद समझौता हुआ जब 10 जनवरी 1966 को। ताशकंद कहाँ पड़ता है भाई, उज्बेकिस्तान की राजधानी थी ताशकंद, सोवियत संघ का शहर था ये प्राचीन समय में। ये जब सोवियत संघ का जो संगठन था उसमें शामिल था ताशकंद। भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान के बीच में समझौता हुआ था। और 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में ही अर्धरात्रि को कहा जाता है कि इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु विदेश में हुई पहले और एकमात्र यही थे, जो ये क्या नाम है, लाल बहादुर शास्त्री। और मरणोपरांत जिस व्यक्ति को भारत का सर्वोच्च सम्मान दिया गया वो पहला व्यक्ति कौन था, लाल बहादुर शास्त्री थे। इनका समाधि स्थल किस नाम से जाना जाता है, विजय घाट के नाम से जाना जाता है। और अगले जो फिर कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में दूसरे कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनेंगे वो भी कौन बनेंगे, गुलजारी लाल नंदा ही बनेंगे। 1997 में इनको भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया। और अगले वर्ष इनकी मृत्यु हो जाएगी तो इनका समाधि स्थल नारायण घाट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में अगला जो हमारा प्रधानमंत्री आएगा वो आएंगे इंदिरा गांधी। कौन आएंगी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी 1966 से लेकर 1977, 1966 से 1977, और दूसरा कार्यकाल होगा इनका 1980 से लेकर 1984। 2 कार्यकाल के रूप में इन्होंने प्रधानमंत्री पद पर कार्य किया था। तो इंदिरा गांधी के बारे में सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे, इनको आयरन लेडी किसके रूप में जाना जाता था, आयरन लेडी के रूप में। दुनिया भर में आयरन लेडी के रूप में मार्गरेट थैचर थी भाई, इंग्लैंड की प्रधानमंत्री। भारत में आयरन लेडी जब ये ब्रिटेन गई थी तब इनको इस नाम से संबोधित किया गया था। और इनको फिर 2011 में बांग्लादेश फ्रीडम ऑनर से भी सम्मानित किया गया। बांग्लादेश फ्रीडम ऑनर से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। आयरन लेडी के रूप में प्रसिद्ध रही, भारत की प्रथम और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री के रूप में काम किया। भारत की प्रथम और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री के रूप में अभी तक इंदिरा गांधी का नाम ही इतिहास में दर्ज है भाई। इनके अलावा और कोई महिला देश की प्रधानमंत्री नहीं बन पाई है। और प्रथम प्रधानमंत्री जो कौन से सदन से, राज्यसभा से, प्रथम प्रधानमंत्री राज्यसभा से देश की क्या बनी, राज्यसभा सदस्य, या इस प्रकार से कह सकते हैं राज्यसभा सदस्य के रूप में देश की क्या बनी, पीएम।
तो पहला ऐसा प्रधानमंत्री जो राज्यसभा सदस्य के रूप में देश का क्या बना, प्रधानमंत्री बना, वो भी कौन था, इंदिरा गांधी। आयरन लेडी के रूप में चर्चित प्रचलित इनका नाम 2011 में बांग्लादेश फ्रीडम ऑनर से सम्मानित किया गया इनको, और प्रथम और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री के रूप में इतिहास में इनका नाम दर्ज है। अब इनके शासनकाल में देखिए क्या क्या काम होता है, तो इनको हम थोड़ा अगर बारीकी से देखें तो आपको पता है भारतवर्ष में एक विवाद था, गोलकनाथ विवाद 1967 का था, और इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि प्रस्तावना संविधान का भिन्न भाग नहीं है, मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता, ऐसा बात है। और गोलकनाथ वाद में दिए गए निर्णय को समाप्त करने के लिए इंदिरा गांधी सरकार ने फिर 24वां कौन सा 24वां संविधान संशोधन किया था, 24वां संविधान संशोधन किया था कब, 1970 में। और 24वां संविधान संशोधन 1970 के अंतर्गत इन्होंने भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 था, उसमें धारा 4 जोड़ी गई, 13(4) जोड़ी गई थी, और उसमें एक कहा गया था कि जो संविधान संशोधन है वो विधि शब्द के दायरे में नहीं आएंगे। और अनुच्छेद 368 में भी प्रावधान किया गया था कि संविधान संशोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से अपनी स्वीकृति देगा। तो केवल इतना ध्यान रखें, बाकी इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद में आपको पता है इन्होंने 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, 14 बड़े बैंकों का क्या किया, राष्ट्रीयकरण, 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। और फिर इसको सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देगी रुस्तम कावसी मामले में, और इस राष्ट्रीयकरण को फिर आपको पता है अवैध घोषित कर दिया गया था। 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण अवैध घोषित कर दिया गया था, किस वाद में, रुस्तम कावसी मामले में 1969 में। और फिर रुस्तम कावसी मामले में दिए गए, रुस्तम कावसी बनाम भारत संघ मामला था, बनाम भारत संघ, इस मामले में दिए गए निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए इन्होंने फिर 25वां संविधान संशोधन, 25वां संविधान संशोधन 25वां संविधान संशोधन 1971 में किया, और रुस्तम कावसी मामले में दिए गए निर्णय के प्रभाव को क्या करवा दिया, समाप्त कर दिया। उसके बाद में आपको पता है 1969 में इन्होंने राजा महाराजाओं के प्रीवी पर्स समाप्त कर दिए थे, प्रीवी पर्स क्या कर दिया था, समाप्त। तो इस मामले को भी फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, माधवराव सिंधिया, किसने दी थी भाई, माधवराव सिंधिया ने इस मामले को चुनौती दी। और माधवराव सिंधिया बनाम भारत संघ जो मामला था, इस मामले को प्रीवी पर्स को कोर्ट में क्या दी गई, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, और राजाओं के प्रीवी पर्स को अवैध घोषित कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। और फिर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय को समाप्त करने के लिए इन्होंने 26वां संविधान संशोधन कौन सा किया था भाई, 26वां संविधान संशोधन किया था। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखें, 26वां संविधान संशोधन किस प्रकार से इन्होंने एक प्रकार से प्रतिबद्ध नौकरशाही, प्रतिबद्ध न्यायपालिका जैसी व्यवस्था है, इसको प्रचलन में ला दिया था। 26वां संविधान संशोधन किया 1971 में, और राजाओं के प्रीवी पर्स को क्या कर दिया था भाई, समाप्त कर दिया था। इस एक प्रकार से इनके कामकाज की प्रवृत्ति आप देख सकते हैं इंदिरा गांधी के बारे में। और इन्होंने 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया था। सुधार आयोग का क्या किया, गठन, किसके नेतृत्व में, तो ये मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। और जब देसाई जी भारत के प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो उसके पश्चात के हनुमंतैया इस प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के क्या बनेंगे, अध्यक्ष बनेंगे, जिसने पहली बार भारत में किसकी मांग की थी भाई, लोकपाल की।
ये ध्यान रखेंगे, लोकपाल की क्या की थी, मांग की थी। दूसरा फिर आगे जाकर मनमोहन सिंह जी की सरकार के द्वारा गठित किया जाएगा। तो 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया था किसने, इंदिरा गांधी ने। किसके नेतृत्व में, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। और प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने भारत में पहली बार किसकी मांग की थी, लोकपाल की मांग की थी। आगे हम इनके शासनकाल के बारे में बात करें, इंदिरा गांधी के शासनकाल की, तो इनके शासनकाल में आपको पता है 1971 में चौथी जो लोकसभा चल रही थी, चौथी लोकसभा, वो समय से पहले भंग कर दी गई। समय से पहले भंग, समय से पहले भंग कर दी गई। पहली बार भारत में ऐसा हुआ कि किसी लोकसभा को उसके कार्यकाल के समय से पूर्व क्या कर दिया गया, भंग कर दिया गया। और ऐसी लोकसभा कौन सी थी, चौथी लोकसभा थी। आगे जाकर फिर लोक चुनाव होंगे, चुनाव में फिर पुनः कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। और भारत में फिर 3 दिसंबर, कब की बात है, 3 दिसंबर 1971 को चकमा शरणार्थियों की समस्या को लेकर, शरणार्थी समस्या को लेकर या चकमा शरणार्थी समस्या को लेकर भारत और पाकिस्तान में विवाद होगा, युद्ध होगा। भारत पाकिस्तान क्या होगा, युद्ध होगा। और युद्ध होगा तो उसके पश्चात भारत क्या हो जाएगा भाई, इस युद्ध में विजयी होगा। कब, 16 दिसंबर 1971 को भारत विजयी हो जाएगा। और विश्व पटल पर जब भारत विजयी हो जाएगा तो एक नया देश का जन्म होगा, बांग्लादेश। किसका जन्म हुआ भाई, विश्व पटल पर एक नया देश उभर कर सामने आया, बांग्लादेश। उसके पीछे इंदिरा गांधी की एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा थी, बांग्लादेश विश्व पटल पर उभरा। और बांग्लादेश में जो राष्ट्रपिता के रूप में सामने आया, जिसके नेतृत्व में बांग्लादेश में एक बड़ा आंदोलन हुआ था, शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान। तो बांग्लादेश का राष्ट्रपिता कहलाता है शेख मुजीबुर रहमान। और फिर आगे जाकर शेख मुजीबुर रहमान की 15 अगस्त 1975 को पूरे परिवार सहित हत्या कर दी जाएगी। सैनिक विद्रोह होगा जियाउर रहमान के नेतृत्व में, शेख मुजीबुर रहमान और उसके पूरे परिवार की क्या कर दी जाएगी, हत्या कर दी जाएगी। इनकी बेटी बचेगी जो समय लंदन में पढ़ रही थी, कौन, शेख हसीना, जो वर्तमान में बांग्लादेश की क्या है, प्रधानमंत्री हैं। और जो जियाउर रहमान के नेतृत्व में सैनिक विद्रोह होगा, उस सैनिक विद्रोह जियाउर रहमान, उनकी जो पत्नी है खालिदा जिया, वर्तमान में बांग्लादेश में विपक्ष की क्या है भाई, नेता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, 15 अगस्त को हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और बांग्लादेश किस रूप में मनाता है, शोक दिवस के रूप में मनाता है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और इसमें भारत विजयी हुआ, बांग्लादेश का क्या हुआ, गठन हुआ, बांग्लादेश बना नया। और भारत में ये भी ध्यान रखेंगे भाई 1969 में अंतरिक्ष कार्यक्रम के अंतर्गत इसरो की स्थापना हुई। अंतरिक्ष कार्यक्रम के अंतर्गत क्या हुआ, इसरो की स्थापना। किसकी स्थापना हुई, इसरो की स्थापना हुई, इसरो की स्थापना हुई। और इसके अलावा 1970 में फिर इन्होंने, भारत सरकार ने सैन्य भर्ती प्रशिक्षण अधिनियम पारित किया। सैन्य भर्ती प्रशिक्षण अधिनियम पारित किया और भारतीय सेना विश्व की 5वीं बड़ी सेना बनी। भारतीय सेना विश्व की 5वीं बड़ी सेना बनी, 5वीं बड़ी सेना बन गई भारतीय सेना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में 1974 में इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश के साथ में, किसके साथ में, बांग्लादेश के साथ में भूमि सीमा समझौता किया। भूमि सीमा समझौता 1974 में भूमि सीमा समझौता किया। हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने LBA, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। और फिर इस समझौते को लागू करने के लिए 2013 में 119वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था। संविधान संशोधन क्या लाया गया था, विधेयक लाया गया, कहाँ पर, राज्यसभा में। कहाँ लाया गया, राज्यसभा में।
और फिर ये राज्यसभा में लाया गया, लेकिन 2014 में लोकसभा क्या हो गई थी भाई, भंग हो गई। विधेयक क्या रहा, लंबित रहा, विधेयक लंबित रहा। और फिर आगे जाकर 2015 में 100वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 2015 में 100वां संविधान संशोधन के अंतर्गत के रूप में लागू कर दिया गया। 100वां संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको लागू किया गया। 111 जो भारतीय क्षेत्र थे उसको कई जैसे राज्य थे, असम, मेघालय, त्रिपुरा और इसके अलावा पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश का नाम आया पश्चिमी बंगाल, इन राज्यों की सीमाओं में कुछ परिवर्तन किया गया और 111 क्षेत्रों को बांग्लादेश को दे दिया गया और 51 क्षेत्र किधर आ गए, भारत में आ गए थे। ये हुआ था। तो ये भी भूमि सीमा समझौता देन है किसकी, इंदिरा गांधी की 1974 में। और आपको पता है 1973 में फिर केशवानंद भारती वाद 24वां, 25वां, 26वां संविधान संशोधन विधेयक को क्या दी गई थी, उसमें चुनौती दी गई थी केशवानंद भारती मामले में। और केशवानंद भारती मामले में फिर 7 से न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला दिया था और उसमें ये निर्णय दिया गया था कि संसद संविधान के मौलिक ढांचे को छोड़कर, आधारभूत संरचना को छोड़कर क्या कर सकती हैं, संशोधन कर सकती हैं। और जस्टिस सर्वोमत्तर सीकरी उस पीठ के क्या थे भाई, प्रमुख थे। और 1973 में फिर इन्होंने न्यायाधीशों की वरिष्ठता का उल्लंघन करते हुए अजीत नाथ रे को क्या बनाया था, फिर अजीत नाथ रे को भारत का क्या बनाया था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया था, यानी CJI बनाया था, मुख्य न्यायाधीश बनाया था। जबकि ये दौड़ में नहीं थे। हेगड़े, सेलेट, ग्रोवर जैसे बड़े न्यायाधीश थे, वरिष्ठ थे अजीत नाथ रे से, लेकिन ये विपक्ष में थे भाई। 7-6 जो 6 न्यायाधीश विपक्ष में थे, उनमें सबसे आगे थे अजीत नाथ रे। उन्हीं को फिर 1973 में इंदिरा गांधी ने भारत का क्या बनवा दिया, मुख्य न्यायाधीश बनाया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे हम बात करें 1974, 18 मई 1974 को भारत ने अपना प्रथम परमाणु परीक्षण किया। प्रथम परमाणु परीक्षण ऐसा करने वाला दुनिया का 6ठा देश बना भारत। कहाँ पर किया था, पोखरण में। तो पोखरण राजस्थान जैसलमेर में पड़ता है। तो भारत ने अपना प्रथम परमाणु परीक्षण किया 1974 में, 18 मई 1974 को पोखरण रेंज में। स्माइलिंग बुद्धा इसका कोड था भाई। और ऐसा करने वाला दुनिया का 6ठा देश बन गया भारत। 6वां देश बना। और ये भी ध्यान रख लें 19 अप्रैल 1975 को भारत ने अपना प्रथम कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट, कृत्रिम उपग्रह क्या नाम है, आर्यभट्ट का क्या किया, प्रक्षेपण। प्रथम कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट का क्या किया, प्रक्षेपण किया था किन्होंने, भारत ने। उसके बाद में 1974 में आपको पता है गुजरात नवनिर्माण आंदोलन, गुजरात नवनिर्माण आंदोलन हुआ। गुजरात नवनिर्माण आंदोलन हुआ, बड़ा विरोध हुआ भाई। यहाँ पर गुजरात के मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल को इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद में आपको पता है 1973 इन जो इलाहाबाद हाई कोर्ट था, इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय आया कब, 12 जून 1975 को। और इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय में जो इंदिरा गांधी का रायबरेली चुनाव था, इंदिरा गांधी का रायबरेली निर्वाचन, उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कर दिया, अवैध घोषित कर दिया। जगमोहन लाल सिन्हा मुख्य न्यायाधीश थे और शशि भूषण जो इंदिरा गांधी के विपक्षी थे, राजनारायण उनके वकील थे भाई, अधिवक्ता थे। तो रायबरेली निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया। जो चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने के कारण इनके चुनाव को
अवैध घोषित किया गया था। और फिर 25 जून को 1975 को इंदिरा गांधी की रायबरेली चुनाव इलाहाबाद हाई कोर्ट के दिए गए निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, यानी रोक दिया। और उसके बाद में आपको पता है भारत में पहले आंतरिक अशांति के नाम पर इन्होंने क्या लगा दिया, आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल के नाम पर आपातकाल लगाया। पहली बार आपातकाल नेहरू जी के समय लगा, दूसरी बार आपातकाल कब लगा, तो ये आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर ये लाइन छूट गई शायद मेरे ख्याल से। ये सेकंड क्या लगाया गया, आपातकाल। भारत में दूसरी बार क्या लगाया गया भाई, आपातकाल लगाया गया। इस समय हमारे देश के जो राष्ट्रपति थे वो वीवी गिरी थे। और तीसरी बार जो आपातकाल लगेगा भारत में वो कब लगेगा, तो ये आप देख ही रहे हैं, आंतरिक अशांति के नाम पर भारत में 1975 में आपातकाल लगाया गया। तो ये थर्ड बार, तीसरी बार हुआ। आंतरिक अशांति के नाम पर पहली बार हुआ, कुल कितनी बार, तीसरी बार। कब की बात है, 25 जून 1975 को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के हस्ताक्षरों से क्या जारी की गई, अधिसूचना जारी की गई। और 26 जून को ये क्या हुआ, लागू हुआ। 26 जून को लागू हुआ। और इसके पश्चात भारत के एक बहुत बड़े समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में दिल्ली के रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण ने एक नारा दिया, समग्र क्रांति, संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया दिल्ली के रामलीला मैदान में इंदिरा गांधी के विरुद्ध। आगे जाकर इसका प्रभाव भी पड़ेगा भाई। और इंदिरा गांधी जो चुनाव में 1977 में चुनाव होंगे उसमें चुनाव में क्या हो जाएगी, पराजित हो जाएंगी, हार जाएंगी। ये घटनाक्रम हुआ। तो ये भी इंदिरा गांधी के समय की बात है। और आपको पता है फिर भारत में 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 इनके समय ही पारित हुआ था भाई, जिसको भारत का लघु संविधान या मिनी संविधान कहा जाता है। लघु संविधान, मिनी संविधान, 52 अनुच्छेदों में संशोधन किया गया था। इंदिरा संविधान के नाम से भी जाना जाता है, मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है, ये ध्यान रखेंगे। और उसके बाद में 1977 में इन्होंने जब चुनाव हुए तो ये क्या हो गई भाई, चुनाव हारी कौन, इंदिरा गांधी रायबरेली से, उन्हीं राजनारायण के सामने जिन्होंने इसको चुनौती दी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में निर्णय आया था उनके पक्ष में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। फिर अक्टूबर 1975 में इंदिरा गांधी को बरी भी कर दिया था। 1977 में, मार्च 1977 में चुनाव हुए और चुनाव में इंदिरा गांधी की क्या हो गई थी, हार हो गई थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 1977 में एडीएम जबलपुर बनाम शशिकांत जो गुप्ता थे, उनका वाद था हेबियस कॉर्पस वाद, उसमें 4-1 से फैसला दिया गया था। एक जो असहमत न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश HR खन्ना, उनको उनकी वरिष्ठता का उल्लंघन करते हुए MH बेग को इन्होंने क्या बनाया था भाई, मुख्य न्यायाधीश बनाया था। हमीदुल्ला बेग को इन्होंने क्या बनाया था, मुख्य न्यायाधीश बनाया था। तो ये भी ध्यान रखेंगे, वरिष्ठता का उल्लंघन करते हुए दूसरी बार 1977 में इन्होंने MH बेग को HR खन्ना के स्थान पर भारत का क्या बनाया, मुख्य न्यायाधीश बनाया था। ये बातें आपको ध्यान में रहनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से इनके शासनकाल के जो प्रथम जो शासनकाल था उससे संबंधित बातें यहाँ पर पूरी होती हैं। अगला जो शासनकाल है हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद, जुड़े रहें हमारे सोनी एजुकेशन प्लेटफॉर्म से और अपने शिक्षण को जारी रखें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।